कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट हैं आज के। जैसे ये पहला ही है, विश्व विश्व अस्थमा दिवस है ना। अब इसकी डेट नहीं फिक्स होती, बट ये होता क्या है, प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है। नाउ हुआ क्या, इस बार 4 मई 2020 को मनाया गया। तो ये ध्यान देना है ना कि प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को क्या मनाया जाता, विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है। नाउ इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? सिंपल सी बात है कि विश्व भर में अस्थमा की बीमारी एवं पीड़ितों की देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना। अब होता क्या है कि इस ईयर इसका जो थीम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कब मनाया गया, उसका थीम क्या है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना। तो थीम देखिए, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, मतलब जो भ्रांतियां हैं उनको अनकवर किया जाए। ठीक है। नाउ कम टू द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से 1993 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा शुरू किया गया था। यानी 3 चीज़ें हो गई, पहला मंगलवार है ना, इस बार का थीम अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, और 1993 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा शुरू किया गया था। अब आप जानते हैं कि अस्थमा फेफड़ों की एक बीमारी है जिससे रोगी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यह एक गैर संचारी रोगों में से एक है, मतलब इसका संचार नहीं होता। मान लीजिए किसी मिस्टर एक्स को है अस्थमा, तो अपने पास वाले को, जैसा आजकल कोविड चला है ना, तो संचारी रोग नहीं है। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आप जानते ही हैं, चलने में दिक्कत होती है, सीने में जकड़न हो जाती, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी स्थितियां होती। वर्तमान में यह बीमारी बच्चों में सबसे अधिक देखने को मिल रही है, तो ये चिंता की बात है। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। आगे बढ़िए। अब है क्या, इस वर्ष इसका थीम क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, इसका इस वर्ष का थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। नेक्स्ट, अब जरा देख लें कि ये कैसे शुरू हुआ था और क्या हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखा जाए। 1991 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। ठीक है। यह दिवस वर्ष 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विंडहोक डिक्लेरेशन या घोषणा को भी चिन्हित करता है, तो ये याद रखिएगा। 1991 में जनरल कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को की सिफारिश के बाद यूएनओ ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी, डिक्लेयर किया था, और 1991 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई विंडहॉक डिक्लेरेशन को भी चिन्हित करता है। 1991 में विंडहॉक घोषणा थी क्या? एक मुक्त, स्वतंत्र और बहुलवादी प्रेस के विकास से संबंधित थी। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं 2021 की, उनको ध्यान रखिएगा। हो सकता है कहीं मेंस में लिखने की आवश्यकता पड़े या प्री में। क्या क्या 3 प्रमुख विशेषता? समाचार मीडिया की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता, आजकल देख ही रहे हैं पारदर्शिता का बहुत संकट है। ठीक है। और संवर्धित मीडिया और सूचना साक्षरता क्षमताएं, जो लोगों को पहचानने और मूल्यवर्धन में सक्षम बनाने के साथ साथ पत्रकारिता को सार्वजनिक हित के रूप में महत्वपूर्ण बनाती। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। किसी भी ऐसे में या किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर आप ये तीनों पॉइंट डालेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। विश्व प्रेस सम्मेलन 2021
किसने किया था मेज़बानी? मेज़बानी यूनेस्को और नामीबिया की सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। और कोविड महामारी के कारण जानते ही हैं आजकल सब कुछ क्या हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, तो जोखिम संभावित मुद्दों की ओर तत्काल ध्यान आकर्षित करेगा। इस आयोजन में उन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो हमारे ऑनलाइन मीडिया पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने, इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, और बहुत एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पत्रकारों की सुरक्षा को मजबूत करने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार करने हेतु की जा रही है। अब जरा देख लेते हैं इंडिया में क्या है, भारत में इस संदर्भ में क्या है। यहाँ पे आपके पास 19(1), अभी पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है। सीधा सीधा नियम नहीं है, लेकिन यह संविधान की अनुच्छेद 19(1) क के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसी संदर्भ में एक केस था वर्ष 1950 में, रोमेश थापर का केस था। रोमेश थापर बनाम मद्रास मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है ना। हम कहते भी हैं कि ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि न्यायालय ने पाया कि सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव प्रेस की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं होती। कानून इस अधिकार के प्रयोग पर केवल उन प्रतिबंधों को लागू कर सकता है जो 19(2) के तहत इस प्रकार हैं। 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अभी कल ही कोई डिस्कस कर रहा था क्या, देखिए, भारत की संप्रभुता और अखंडता संबंधित मान में राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या न्यायालय की अवमानना के संबंध में मानहानि या अपराध को प्रोत्साहित करना। कल ही शायद दीपांशु ने पूछा था, तो ये आप बात समझिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों की रैंकिंग वगैरह क्या है, हम लोग कहाँ पे हैं। तो संबंधित रैंकिंग हाल ही में जारी 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति 142 पोजीशन पे है। रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स RSF या रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। कोई पूछ सकता है कि भाई ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इनके द्वारा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, 142 2021 में, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, अमेरिका आधारित फ्रीडम हाउस। मानवाधिकार रिपोर्ट 2020, अमेरिका राज्य विभाग। ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल, स्वीडन के वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी जैसी सभी रिपोर्टों में भारत में पत्रकारों को डराने धमकाने पर प्रकाश डाला गया। एक चिंता की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब कोविड-19 भारत में, ये प्रेस फ्रीडम की बात यहाँ तक हो गई। अभी आ रहा है कि भारत में मौतों का अग्रणी कारण कोविड-19 कहा। इसमें ये बताया गया है कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवेल्युएशन के हालिया अनुमान में भारत में मौतों का सबसे बड़ा कारण कोविड-19। ऐसा नहीं कि और कारणों से लोग नहीं मर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं। भारत में मौतों के अन्य शीर्ष कारण क्या हैं भाई? अरक्तजन्य हृदय रोग, हार्ट अटैक वगैरह होता है, बहुत सारे हैं। देखिए, जीर्ण प्रतिरोधी, स्ट्रोक, डायरिया, नवजात विकार, कम श्वसन संक्रमण, क्षय मतलब TB, मधुमेह मतलब डायबिटीज़, क्रॉनिक डिजीज़। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है वो कोविड-19 मौतों का प्रमुख डबल म्यूटेंट B1617, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कहा जा रहा है सरकारों की तैयारियों में कमी, भारत की खराब स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य संरचना, मेडिकल ऑक्सीजन, दवाओं की कमी, आप लोग रोज़ सुन ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को रोज़ सुनवाई करनी पड़ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आगे की राह के विषय में कहा जा रहा है कि IHME ने सरकारों को सलाह दी कि कम से कम 6 सप्ताह के लिए सख्त फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब सीधा सीधा लॉकडाउन। सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र के साथ साथ राज्यों को सलाह दी है कि भाई आप लॉकडाउन लगाइए अपने आँखों की, और कोई चारा नहीं है। नाउ अनदर थिंग इज़
एशियाई शेर। ठीक है, हुआ क्या, हाल ही में हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेरों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। ठीक है, शेरों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारा ज्ञान, लोग नॉलेज वाले वीडियो बना बना के डालते रहते हैं। कुछ समय तक तो कोविड को झुठलाने में बहुत सारे लोग लगे हुए थे। ये भी तर्क देते हैं कहीं जानवरों में दिखता है क्या, तो भैया उनको बताइए कि ये केस मिल गया है, और ये भी समझाइए कि भैया ये जो है भारत में इस प्रकार का पहला ज्ञात मामला है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में बाघ के कोविड-19 से संक्रमित होने की सूचना न्यूयॉर्क में दर्ज की गई थी। तो 2020 में न्यूयॉर्क में, और भारत का ये पहला ज्ञात मामला है। ठीक है, अब ये जो आपका एशियाटिक लायन है, एशियाई शेर है, जिसे फारसी शेर या भारतीय शेर के नाम से भी जाना जाता है, पैंथेरा लियो पर्शिका उप प्रजाति का सदस्य है जो मूलतः भारत तक सीमित है। ठीक है, अब ये एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, और एशियाई शेरों में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रूपात्मक विशेषता यह है कि उनके जो पेट की त्वचा होती है ना, ध्यान दीजिएगा, पर विशिष्ट लंबवत फोल्ड होते हैं। यह विशेषता अफ्रीकी शेरों में काफ़ी दुर्लभ होती है, दुर्बल नहीं, दुर्लभ होती है। अब वो सब तो ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मध्य भारत के पारिस्थितिकीय पर्यावास में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेस है ना, एशियाई शेर का एकमात्र निवास स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात वन विभाग ने वर्ष 2020 में गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि दर्ज की थी, एक अच्छी बात थी। इन शेरों को प्राकृतिक आपदा, अवैध शिकार, मानव पशु संघर्ष आदि, मानव पशु संघर्ष तो जान ही रहे हैं। अब ये हैं क्या, IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय हैं, साइट्स यानी CITES की परिशिष्ट में है, मतलब अपेंडिक्स में है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची हैं। ठीक है, संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। आप जानते ही हैं MOEFCC मतलब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई है, और इसे 2018 से 2021 तक 3 वित्तीय वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना में क्या है, इनकी चिकित्सीय देखभाल, रोग नियंत्रण, क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ समुदायों की भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक प्रबंधन द्वारा एशियाई शेरों के समग्र संरक्षण की परिकल्पना। और आपने देखा भी कि भाई इधर थोड़ा ठीक ठाक रहा भी। ये नेहरू प्राणी उद्यान क्या है भैया, यह उद्यान भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघरों और हैदराबाद के शीर्ष दर्शनीय स्थलों में एक है। तेलंगाना सरकार के वन विभाग द्वारा संचालित इस चिड़ियाघर का नाम देश के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये चिड़ियाघर का नाम इनके नाम पर रखा गया था, पहले प्रधानमंत्री थे। इसे वर्ष 1963 में जनता के लिए खोला गया। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मीर आलम टैंक के पास स्थित है, जो कि 200 वर्ष पुराना है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विश्व का पहला बहु आर्क चिनाई मल्टी आर्क मैसनरी वाला बांध है। ठीक है, ये इसी मीर आलम टैंक के पास स्थित है, जो कि 200 वर्ष पुराना विश्व का पहला बहु आर्क मतलब मल्टी आर्क चिनाई मैसनरी वाला बांध है। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आ गई कि भाई ताइवान ने मदद कर दी भारत की। ताइवान ने मदद कर दी तो कोई संकट नहीं आ गया, लेकिन है क्या, ताइवान को चाइना के दबाव में विश्व के बहुत सारे देश मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। बहरहाल हमारा उससे क्या मतलब है, उसने हमारी मदद की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा, सिलेंडर भेजा। हालांकि भारत ने अभी तक चीन से किसी भी प्रकार की सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है तथा वाणिज्यिक आधार पर ही चीन से प्राप्त होने वाली चिकित्सा आपूर्ति स्रोतों को प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो ये है, ये आपका ताइवान यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ताइवान।